नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और उस लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए बराबरी और समान न्याय का अधिकार देता है। और यही कानून और संविधान हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर खुद को न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो संविधान में जीवन और निजी सुरक्षा के अधिकारों से संबंधित है। और इसके अलावा अगर किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा, तो भी अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय एक बार फिर दोहराते हैं, हमारा आज का विषय संविधान में जीवन और निजी सुरक्षा के अधिकारों से संबंधित है। और इसके अलावा और भी किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी परेशानी है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। या तो आज के विषय से संबंधित या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज के विषय पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। फटाफट अपने मेहमानों की मुलाकात अपने दर्शकों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से परीक्षित शर्मा जी जुड़े हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। साथ ही लखनऊ से रूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के। स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मैं परीक्षित शर्मा जी आपके पास आऊँगा और चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि क्या अधिकार हैं संविधान के तहत जीवन और निजी सुरक्षा के लिए। जी अक्षय जी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये बताता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के विषय में हम बात करेंगे आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जिसके अंतर्गत हमें अमेंडमेंट हुआ था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ 1986 तो अमेंडमेंट हुआ था जी। और इस अमेंडमेंट के बाद में 21A आर्टिकल जोड़ा गया जिसमें राइट टू एजुकेशन मैंडेटरी कर दिया गया था। ये राज्य का कर्तव्य बताया था कि ये मैंडेटरी है कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं इनके लिए मैंडेटरी एजुकेशन होगा। उसके अतिरिक्त इसमें कई सारे ऐसे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति की दैहिक या जीवन की स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो ऐसे ऑब्लिगेशंस हैं, जो अधिकार हैं और उनके राइट्स हैं, उनके विषय में मैं आपको बता देता हूं। यदि किसी व्यक्ति का फोन टेप किया जा रहा है तो उसके एकांतता के अधिकार को क्षति पहुंचाई जा रही है। किसी भी एक व्यक्ति का फोन टेप नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को विदेश भ्रमण करने से नहीं रोका जा सकता। हर व्यक्ति का विदेश भ्रमण करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति को जीविका और उपार्जन करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। हर व्यक्ति को आहार पाने का अधिकार है। ये राज्य की ड्यूटी बनती है कि वो वृद्धों को, वो निराश्रय बालकों को, निराश्रय महिलाओं को और विधवाओं को और खाद्य सामग्री उनको प्रदान करें। यदि कोई विकलांग है उसको खाद्य सामग्री, दुर्बल को खाद्य सामग्री प्रदान करें। अनुच्छेद 21 में मरने का अधिकार प्रदान नहीं है। इस पे बहुत लंबी बहस भी चली है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको माना भी है और कई बार इसको निर्णय को उल्टा भी है। उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 21। चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार है। यदि कोई निर्बल, दुर्बल व्यक्ति है जो खुद की चिकित्सा लेने में असमर्थ है तो वो सरकारी अस्पताल में जाके, राज्य की ड्यूटी बनती है कि उसको वो चिकित्सा मुहैया कराए। पुलिस कार्रवाई भी कई बार आपने देखी होगी, कोई चोटिल व्यक्ति पहुंचता है और उसका कंसर्न किसी क्राइम से होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, पहले आप FIR कराइए। तो इसमें सीधा बोला गया है कि आप सबसे पहले उसको फर्स्ट एड देंगे, उसके बाद में कोई कार्रवाई होगी, FIR होगी, कंप्लेंट होगी, वो बात की बात है। उसके बाद में हर व्यक्ति का शेल्टर का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है। उसके बाद में महिलाएं यदि किसी यौन उत्पीड़न से शिकार हो जाती हैं तो उनको उसका प्रतिकर लेने का अधिकार है, उनके पुनर्वास का अधिकार उनके पास है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे
एरिया में रहता है जहां पर कोई असामाजिक तत्व उनको परेशान करते हैं, शराब धूम्रपान आदि करते हैं, तो वो भी उसके विषय में भी ये आर्टिकल उनको संरक्षण प्रदान करता है। वो इस आर्टिकल के तहत कंसर्न थाने में उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। हैंड कफिंग, आपने देखा होगा कि हैंड कफिंग के ऊपर बहुत सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है कि किसी भी अपराधी को हैंड कफ करके ना लेके जाए, क्योंकि वो एक अपराधी तब माना जाएगा जब उसकी कन्विक्शन सिद्ध हो जाए, जब उसकी दोष सिद्धि हो जाए। जब तक उसकी दोष सिद्धि नहीं है तो वो एक आम आदमी है, और उसको यदि हैंड कफिंग करके आप बाजार से, किसी मोहल्ले से या किसी कहीं से ऐसे सार्वजनिक स्थान से लेके जा रहे हैं जो उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा सकता है, तो हैंड कफिंग के लिए भी मना किया हुआ है। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध भी इसमें संरक्षण प्रदान किया गया है। पुलिस अभिरक्षा में यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी इसमें पूरा संरक्षण दिया हुआ है कि यदि पुलिस कस्टडी में किसी की मृत्यु हो गई तो ये राज्य का बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन है। राज्य क्या काम कर रहा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय भी आया था सुप्रीम कोर्ट का। लोक साधारण के समक्ष फांसी देने के विरुद्ध भी संरक्षण है कि यदि किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी भी दी गई है तो वो लोक साधारण के समक्ष नहीं दी जाएगी। आपने देखा होगा अक्षय जी, फेक एनकाउंटर्स होते हैं और उन एनकाउंटर के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये निश्चय दिया है, बिल्कुल मतलब कड़े शब्दों में बोला है कि यदि फेक एनकाउंटर होते हैं तो फेक एनकाउंटर में दोषी पाए जाने वाले पुलिस वालों के खिलाफ जो भी होंगे उनको डेथ सेंटेंस तक भी दे देनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर यह है कि संविधान में व्यवस्थाएं तो तमाम दी गई हैं, लेकिन हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या आम आदमी इसके प्रति जागरूक भी है, उसे पता है कि संविधान उन्हें जीवन और निजी सुरक्षा के लिए क्या क्या अधिकार देता है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। रमेश बिहार से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है रमेश जी आपका। सवाल कीजिए, क्या परेशानी? रमेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सवाल कीजिए। हाँ, मेरे पिताजी के नाम से एक सिकनी खतियान 1944 से दिखाते हुए बना है। पिताजी की मृत्यु 1998 में हो गई है। क्या वह जमीन जिस पर मेरा ही कब्जा है 20 वर्षों से, क्या मेरे नाम से रैयत के रूप में हो सकता है, जबकि उस जमीन को एक अन्य व्यक्ति ने खरीद लिया है एवं मेरे विरुद्ध 144 एवं 188 कर रखा है? परीक्षित जी, ये किसी जमीन को अपने नाम कराना चाहते हैं जो इनकी 20 साल से इनके पास कब्जा है और बता रहा हूँ 1944 में इनके पुरखों के पास में जमीन थी, हालांकि वो जमीन किसी और ने खरीद ली है। जी हाँ, तो इनके बिना परमिशन के खरीद लिया है। देखिए, तो बिना परमिशन के कब्जा कर लिया, खरीदी तो नहीं है। इसका मतलब आपकी जमीन थी तो उसको नहीं, कब्जा अभी भी इनके पास में ही है। अच्छा, तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने अपने नाम करा लिए हैं, तो बिल्कुल ये गलत है और इसमें क्रिमिनल एक्ट भी उन्होंने किया है, फोर्जरी इसको बोले जाएगा, और इसमें वो 420 भी आएगा, फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाने का सेक्शन भी इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत इसमें अप्लाई होगा। तो आप उनकी कंसर्न थाने में भी कंप्लेंट कर सकते हैं और उनको उस कंप्लेंट के तहत उनको बता सकते हैं कि उन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाए हैं, जो डॉक्यूमेंट जिसको मैंने सेल नहीं किया है, जिसका कब्जा मेरे पास है, तो वो उसको कैसे सेल दिखा सकते हैं। तो आप उसमें सादी कागज पे या 100 नंबर पे कॉल करके उस प्रॉपर्टी के जिस पे आप कब्जे पे ले रहे हैं, और यदि डॉक्यूमेंट आपके पास उसकी कॉपी है तो उसकी कॉपी भी उसके साथ लगा दीजिए जो कंप्लेंट देंगे, और उसको क्रिमिनल कंप्लेंट तो आप डाल ही सकते हैं क्योंकि क्रिमिनल एक्ट है, उसने ये क्रिमिनल एक्ट किया है, 420 चीटिंग वगैरह भी इसमें की हुई है। तो इसमें सिविल एक्ट तो बाद की बात है, क्योंकि पोजीशन में आप कहे तो आप डिस्पोजेस तो किए नहीं गए हैं, तो आप इसकी कंसर्न थाने में जरूर सूचना पहले दे दें। और इसके अलावा अगर कोर्ट के माध्यम से ये कोई कार्रवाई चाहते हैं, कोर्ट के माध्यम से यदि डिस्पोजेस आपको कर दिया जाता है तो आप उसमें तब पोजेशन के लिए सूट डाल सकते हैं, लेकिन अभी तो ये पोजेशन में ही है उस प्रॉपर्टी के, तो इनको इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। कल को वो कोई ऐसे असामाजिक तत्वों को लेके खाली कराने के लिए आते हैं या कोई ऐसी दबाव फोर्स करते हैं, तो ये क्रिमिनल जो इन्होंने कंप्लेंट दी हुई है, ये इसके संज्ञान में आके कह दी जाएगी कि हमने तो इस चीज की कंप्लेंट पहले ही दे दी थी, हमें तो पता था कि इन्होंने ये मकान या ये जमीन किसी फर्जी तरीके से अपने नाम करा ली है। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं रमेश जी जो आपका प्रश्न था उसका वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा, और हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या, कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मैं रूपेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगा। आप प्राइवेसी को कैसे डिफाइन करेंगे और साथ ही इसमें दखलंदाजी करने की सरकार को किस हद तक की आजादी होती है? नहीं, जो आर्टिकल 21 में जो जीवन का अधिकार दिया गया है और व्यक्ति को उसके अन्य अधिकार भी दिए गए हैं, उसमें क्लियर एकदम साफ साफ ही इतना ही है
कि राज्य के विरुद्ध ये आर्टिकल है, व्यक्ति विशेष के विरुद्ध ये आर्टिकल नहीं है। और राज्य के विरुद्ध ये आर्टिकल इस तरीके से कार्य करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के सामान्य जीवन में, उसके मान सम्मान में और उसके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, अन्यथा कि वो हस्तक्षेप कानून की परिधि के अंदर होना चाहिए जी। यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो कि उस कानून की परिधि से बाहर जा रहा है, तब राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। जी चलिए, एक दर्शक जमशेदपुर से प्रेमचंद जी हमारे साथ जुड़ गए, इनका भी प्रश्न ले लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए प्रेमचंद जी। क्या है कि हम सैनिक थे जी। हेलो जी, आप अपना सवाल कीजिए प्रेम जी। मेरा सवाल, हम सैनिक थे जी, उसको जमीन मिला हुआ था। हाँ। और ये जमीन वो किसी को नहीं देकर हमको हमारा पिताजी इन भाइयों में बांट दी। क्या अधिकार है उसको बचने का? नहीं, जमीन किस एवज में आपको मिली थी? सैनिक कोटा से मिला था। हाँ। तो क्या पिताजी का अधिकार है उस जमीन भाई को बचने का? चले ठीक, प्रेमचंद जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रूपेंद्र सिंह जी क्या जवाब देंगे इन्हें कि पूर्व सैनिक हैं और इन्हें उसके एवज में जमीन मिली थी, लेकिन इनके पिता ने बाकी भाइयों में भी उस जमीन का बंटवारा कर दिया है, तो क्या इनके भाई उसके हकदार होंगे उस प्रॉपर्टी में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जमीन इनको मिली है, जमीन पे सिर्फ और सिर्फ इनका ही अधिकार है, इनका स्वामित्व है और इनका कब्जा दखल मौजूद रहेगा। यदि कब्जा नहीं मिल रहा है तो संबंधित एरिया के तहसील वगैरह में संपर्क करके ये अपना कब्जा भी ले सकते हैं। लेकिन जहां तक टाइटल की बात है तो वो पिता को कतई अधिकार नहीं है कि वो इनके संयुक्त रूप से किसी और भाई वगैरह को इनका सहस्वामी बना सके। सिर्फ ये अकेले ही उसके मालिक है और यही रहेंगे। चलिए प्रेमचंद जी, उम्मीद करते हैं कि आपके प्रश्न का वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंच गया होगा। और जो आप जानना चाह रहे थे कि क्या उसमें आपके भाइयों का अधिकार हो सकता है, अगर आपके पिता ने बंटवारा कर दिया है तो उसमें सिर्फ आपका अधिकार है और उस पर कोई दूसरा अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकता। दिनेश जी अगले दर्शक मुंबई से हमारे साथ हैं, सवाल कीजिए दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो मेरा ये सवाल है, अगर कोई लोग अगर पागड़ी सिस्टम में रहते हैं, ठीक है, पिछले 50 साल से अगर पागड़ी सिस्टम में रहते हैं, तो उनके क्या अधिकार होते हैं? परीक्षित जो रेंट पर रहते हैं उनके क्या अधिकार होते हैं? जो रेंट पर रहते हैं अच्छा, तो उनके पास क्या कुछ अधिकार होते हैं? अच्छा, रेंट पे रहते हैं आप, तो उसके क्या अधिकार होते हैं? मतलब मैं उसके रहने के मामले से संबंधित देखिए, सबसे पहले तो आप यदि रेंट पे रह रहे हैं तो आप बिना किसी प्रायर नोटिस के उस प्रॉपर्टी से जिसमें आप टेनेंट हैं तो आपका लैंडलॉर्ड आपको नहीं निकाल सकता। और उसका सबसे पहले और सबसे बड़ा यही अधिकार है कि यदि जिस भी प्रॉपर्टी को आप पजेस किए हुए हैं, जिस भी प्रॉपर्टी पे आपका कब्जा है और जिससे आपका जीवन यापन चल रहा है, जीविका उपार्जन चल रहा है, जो आर्टिकल 21 आपको अधिकार देता है, जिसके विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, तो आपको ऐसे ही नहीं कि कोई लैंडलॉर्ड आएगा आज कहेगा कि भाई आज आपका तो जीविका उपार्जन बहुत अच्छा चल रहा है, आपने जो दुकान खोली थी मेरे मकान में या जो मेरी प्रेस्क्राइब्ड शॉप में जो दुकान खोली थी बहुत अच्छी चल रही है, आज मैं आपको खाली करा के अपनी शॉप इसमें कर सकता हूं। तो वो आपको विदाउट प्रायर नोटिस जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ है उसको कंसर्न रखते हुए वो उसको खाली कराएगा। 2 महीने का 3 महीने का आपको प्रायर नोटिस देगा और उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि वो नोटिस दे के ही आपको खाली कराए। आप यदि उसमें आपको लगता है कि यदि आप इसको खाली कर देंगे तो आपका जो जीविका उपार्जन है वो आपका उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें घाटा आ सकता है, आपके जो बिजनेस है उसके अंतर्गत यदि आप उसको बंद करेंगे तो आप उसके लिए सिविल कोर्ट में दरवाजा भी खटखटा सकते हैं कि यदि ये मैलाफाइड इंटेंशन से मुझे खाली कराया जा रहा है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट अलग अलग स्टेट के बने हुए हैं, उसके अंतर्गत आपको उसमें बहुत सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए, उम्मीद करते हैं दिनेश जी जो परीक्षित शर्मा जी ने आपको तरीका बताया वो तरीका आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जो परेशानी है उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और ये जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि हमारा आज का विषय संविधान में जीवन और निजी सुरक्षा के अधिकारों से संबंधित है, लेकिन किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। रमेश जी अगले दर्शक राजस्थान से हैं, स्वागत है, सवाल कीजिए रमेश जी।
सर आपकी आवाज ठीक से समझ नहीं आ रही, सवाल एक बार फिर दोहराएं। सर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम है ना 1956 की 30 धारा के बारे में जानना था। सवाल कीजिए। सर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 30 के बारे में जानना था 1956 वाले की। समझ नहीं आ रहा। हम आपसे अपील करेंगे कि आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन आपका नंबर हम तक ज़रूर पहुंच गया है। उस पर हम आपको कॉल बैक करके आपकी जो समस्या है उसको समझेंगे और उसका विश्लेषण करने के बाद क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिलहाल हम अपने दर्शकों से एक अपील ये भी करते हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं उस वक्त आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद कर दें, ताकि आपकी आवाज़ हम तक बेहतर तरीके से पहुंच पाए और आपके सवालों का वाजिब उत्तर भी हम पहुंचा पाएँ। रूपेंद्र सिंह जी, जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार एक दूसरे से अलग किया जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। ये ऐसे ही है कि ये किसी भी गाड़ी के जैसे पहिए होते हैं कि 2 पहिए अगर हैं और उसमें से पूछा जाए कि एक पहिया हटा करके एक ही पहिए से गाड़ी चल सकती है कि नहीं, तो नहीं चल सकती है। और अगर ये मान लीजिए कि निजी स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करने की कोशिश की जाती है, तो उस संदर्भ में क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, एक्शन क्या हो सकता है? उसका ऐसे है कि कहते हैं आर्टिकल 226 जो है उसके तहत माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल होती है सीधे, और उसमें जो स्टेट के द्वारा इस तरह के किसी हमारे निजी अधिकारों में हस्तक्षेप किया जा रहा है तो उस पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस राज्य के विरुद्ध आदेश पारित कर दिया जाता है। मैं परीक्षित शर्मा जी आपके पास आऊंगा। ये अधिकार संविधान में गढ़े गए हैं या फिर संविधान की तरफ से सिर्फ मान्यता दी गई? नहीं, मान्यता नहीं, ये पूरा जितने भी अधिकार हैं ये सारे आर्टिकल 21 में इनको प्रेस्क्राइब किया हुआ है और अलग अलग जो जजमेंट्स हैं उन जजमेंट्स के माध्यम से इनको समय समय पर एब्रीवेट भी किया गया है, इलस्ट्रेट किया गया है, इंटरप्रेटेड किया गया है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 21। लेकिन इसमें पहले गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का एक मामला था जिसमें ये कहा गया था कि जो आर्टिकल 21 है केवल वो विधायिका के विरुद्ध ही, कार्यपालिका के विरुद्ध ही केवल उस संरक्षण प्रदान करता है, विधायिका के विरुद्ध नहीं करता। जिसका मतलब ये है कि यदि विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून बनाता है जो किसी के फंडामेंटल राइट को चोट पहुंचाता हो या किसी की दैहिक या प्राण की स्वतंत्रता को हर लेता हो तो वो बना सकता है। ये कहा गया था गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में। लेकिन उसके बाद में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया कि ना तो विधानमंडल कोई ऐसा एक्ट बना सकता और ना ही कार्यपालिका कोई ऐसा एक्ट कर सकती जो किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को ठेस पहुंचाए। इसके अतिरिक्त कई बार आपने देखा होगा कि उन मामलों में कई बार कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनमें बेल इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि उसके पास श्योरिटी नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंडिजेंट है, जो निर्धन व्यक्ति है और उसकी एब्सकॉन्ड करने की कोई संभावना नहीं है, वो भाग नहीं सकता उसकी, तो उस दौरान आप उसके जो उसका सेल्फ बॉन्ड है उस पे ही आप उसको बेल रिलीज कर सकते हैं। क्योंकि आर्टिकल 21 में यदि आप ऐसा नहीं किया है, जो आर्टिकल 21 हमको अधिकार देता है, तो आप उसके आर्टिकल 21 के तहत अधिकारों को छीन रहे हैं। उसको रिलीज होने का बहुत रिलीज हो सकता है। वो एंटीसिपेटरी बेल में भी कई बार ये कहा गया है कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो पूर्णकालिक दी जाएगी जब तक ट्रायल चलेगा, जब तक ट्रायल पूरा विचारण रहेगा मामले का तब तक एंटीसिपेटरी रहेगी। और इसमें पूरा निषेध किया गया है कि इसको सरेंडर करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि यदि आपने सरेंडर करने के लिए कहा तो आर्टिकल 21 के तहत आप उसको उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। उसके बाद में डेथ सेंटेंस में भी ये बोला हुआ है कि यदि धारा 303 आईपीसी में भी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है और ये मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये सारे मामले इंटरप्रेट किए गए हैं आर्टिकल 21 से रिलेटेड हैं, जो दैहिक और जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण करते हैं। तो ये सारे मामले इसी चीज से रिलेटेड हैं। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना भी बेहद जरूरी है कि अगर संविधान हमें कोई अधिकार देता है तो उन अधिकारों के बारे में कम से कम हमें जागरूक होना चाहिए, हमें जानकारियां होनी चाहिए, तभी हम उन अधिकारों को हासिल भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, साथ ही जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके प्रश्नों का वाजिब उत्तर उन तक पहुंचाने के लिए। तो दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है।
और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं, हर दिन एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।